हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 7 है। इसमें हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड, बायंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब आप टेबल पे पानी को रखते हैं तो पानी फ्लो करने लगता है, या फिर आप इन्वायरमेंट में फील करते होंगे एयर हमेशा फ्लो करते रहता है। दो सबस्टांस विच कैन फ्लो ईजिली आर कॉल्ड फ्लूइड। तो जितना भी सबस्टांस है जो इजीली फ्लो कर जाता है उसको फ्लूइड बोला जाता है। ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड। जितना भी लिक्विड और गैस है सब फ्लूइड के कैटेगरी में आता है। जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारा फ्लूइड है। और लिक्विड जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, तो ये सब भी फ्लूइड के कैटेगरी में ही आता है। A fluid exert pressure in all directions, even upward, on the container in which they are enclosed। देखिए, कह रहा है कि फ्लूइड जो होता है जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर में हर डायरेक्शन से फोर्स लगाता है। सपोज कीजिए एक बलून है। एक बैलून में जब आप एयर फिल करते हैं तो बैलून में एयर बलून के चारों तरफ वाल पे फोर्स लगाता है। बलून में एयर इधर भी प्रेशर लगाता है, इधर भी फोर्स लगाता है, इधर भी फोर्स लगाता है, तभी तो बलून चारों तरफ से फूलता है। तो एयर एक फ्लूइड है। तो कह रहा है कि कोई फ्लूइड किसी कंटेनर में रखा जाता है तो उस कंटेनर के चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी। तो इसका मतलब यही है कि जब किसी कंटेनर में आप लिक्विड या गैस को रखते हैं तो वो कंटेनर के चारों तरफ फोर्स लगाने लगता है। कंटेनर के हर वाल पे फोर्स लगाएगा। नेक्स्ट है बुयांसी। देखिए, ये एक कॉर्क है। कॉर्क हाईली पोरस होता है। कॉर्क का वेट काफ़ी कम होता है और इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। मतलब डेंसिटी कॉर्क का कम होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो कॉर्क का मास कम होता है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका डेंसिटी कम हो जाता है। न्यूमरेटर मास कम है, डिनोमिनेटर वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाता है। तो कॉर्क को अगर आप पानी में डालिएगा तो कॉर्क पानी में डूबता नहीं है, फ्लोट करते रहता है। तो यहाँ पे देखिए, इस कॉर्क को आपने थंब से फोर्स लगा करके पानी में डुबाए हुए हैं। जैसे ही आप यहाँ से अपने थंब से फोर्स को हटाइएगा, आप थंब हटाइएगा तो यहाँ से फोर्स इस पर से हट जाएगा और तुरंत ये कॉर्क बाहर की तरफ आ जाएगा और पानी पे फ्लोट करने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? आपने कॉर्क को नीचे डाल दिया, लेकिन जैसे ही आप ये फोर्स हटाइएगा तो कॉर्क ऊपर चला आता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लिक्विड जो है, फ्लूइड हर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो इस कॉर्क पे लिक्विड नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से कॉर्क वापस सरफेस पे चला आता है और फ्लोट करने लगता है। यही जो टेंडेंसी होता है किसी भी फ्लूइड का अपवर्ड फोर्स लगाने का, किसी भी फ्लूइड का जो टेंडेंसी होता है जिसके थ्रू वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इसी टेंडेंसी को बुयांसी बोलते हैं। देखिए, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बुयांसी बुयांसी। और ये बायंसी टेंडेंसी की वजह से जो फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पे, उस फोर्स को बायंट फोर्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे, एवरी लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स। इस केस में जो कॉर्क के ऊपर फोर्स लग रहा है, कॉर्क के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है ये लिक्विड, इसी फोर्स को बायंट फोर्स बोलते हैं। बायंट फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, ड्यू टू बायंट फोर्स द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेस हैवी व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर देन दे आर इन एयर। देखिए, कह रहा है कि बायंट फोर्स के वजह से कोई ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में डालते हैं तो उसका वेट कम फील होता है। सपोज कीजिए ये एक वुडन ब्लॉक है, इसका वेट 10 न्यूटन है। आप इसको पानी में मर्ज किए, आप इसको पानी में डालें। इस वुडन ब्लॉक को आपने पानी में डाला और इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, बायंट फोर्स। और मान लीजिए कि ये बायंट फोर्स 2 न्यूटन का है।
तो इस पे इफेक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा इस ब्लॉक पे? ये 10 न्यूटन का ब्लॉक है और इस पे 2 न्यूटन का अपवर्ड डायरेक्शन में बाइंड फोर्स लग रहा है, तो नेट वेट क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन का, और 2 न्यूटन का नीचे से ऊपर की ओर इस पर बाइंड फोर्स लग रहा है, तो इस पर नेट वेट हो जाएगा इसका 8 न्यूटन का। तो देखिए, एयर में इसका वेट 10 न्यूटन का था और वाटर में इसका वेट 8 न्यूटन का हो गया। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पानी में जब डालते हैं या फिर किसी भी लिक्विड में डालते हैं तो उस पर एक बाइंड फोर्स लगता है, और बाइंड फोर्स जो है उसके वेट को कम कर देता है। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड में होता है तो उसका वेट हम लोग को कम फील होता है। The upward force exerted by a liquid is also known as upthrust. It means buoyant force is also known as upthrust. किसी भी लिक्विड, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे ये जो बाइंड फोर्स लग रहा है नीचे से ऊपर की ओर, इसी को अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ डेप्थ एंड एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, आगे काम आने वाला है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ डेप्थ एंड एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो बाइंड फोर्स लगता है वो जैसे ही आप डीप जाते जाइएगा, जैसे ही लिक्विड के नीचे जाते जाइएगा, जैसे ही डीपनेस बढ़ेगा उसी तरह जो बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो मग है इसको आप पानी में जितना नीचे ले जाइएगा इस पे बाइंड फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। पर देखिए, इस केस में बाइंड फोर्स नहीं बढ़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता और इसको आप नीचे धीरे धीरे लेते जाइएगा तो इस पे बाइंड फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। पर जब एक बार ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर चला जाएगा तो इस पे फिर बाइंड फोर्स फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिए कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीज विथ डेप्थ एंड एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर डालिएगा उस पर प्रेशर बढ़ता जाता है, और ये प्रेशर चारों तरफ से लगता है। प्रेशर चारों तरफ से इसलिए लगता है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा अभी कि लिक्विड ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ये जो मग है इस पे चारों तरफ लिक्विड है, तो चारों डायरेक्शन से इस पे, चारों नहीं हर डायरेक्शन से इस पे फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और ये जितना डीप जाते जाएगा उतना ज़्यादा इस पे फोर्स लगता जाएगा। देखिए, जितना डाउन जाएगा उतना ज़्यादा इस पे फोर्स तो लगता जाएगा, पर जो इफ़ेक्टिव फोर्स होता है ना, इस पे जो इफ़ेक्टिव फोर्स लगेगा वो लिक्विड के अंदर हर जगह सेम ही लगेगा। क्योंकि यहाँ मान लीजिए आप इसको नीचे ले गए हैं तो इस पार्ट पे मान लीजिए कि प्रेशर बढ़ करके 10 न्यूटन से 12 न्यूटन हो गया, तो ऊपर वाला प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा ना। ये जैसे ही मग यहाँ से, ये मग यहाँ से यहाँ पे चला आएगा, तो अभी मान लीजिए इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ऊपर में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पे मान लीजिए फोर्स बढ़ करके 12 न्यूटन का लगने लगेगा, तो यहाँ ऊपर में भी 4 न्यूटन का लगने लगेगा। तो नीचे जाते वक्त इस पे फोर्स बढ़ तो रहा है, बट इफ़ेक्टिव फोर्स जो है यहाँ पे भी इफ़ेक्टिव फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा था, और यहाँ पे भी इफ़ेक्टिव फोर्स 12 माइनस 4, सॉरी यहाँ पे 10 माइनस 2 8 न्यूटन का था, और यहाँ पे भी 12 माइनस 4 8 न्यूटन का ही लगेगा। तो अच्छे से इस पॉइंट को समझिए, अंदर जाने पे फोर्स तो बढ़ता जाएगा, बट नेट फोर्स जैसे ही ऑब्जेक्ट पानी के अंदर चला जाएगा उस पर लगना, बढ़ना, नेट फोर्स बंद हो जाएगा। मतलब नेट फोर्स का इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जब पानी के ऊपर रहेगा तो इस पर कुछ और फोर्स लगेगा, इफ़ेक्टिव फोर्स। अगर ये ऑब्जेक्ट इतना अंदर चला गया तो इस पर इफ़ेक्टिव फोर्स कुछ और लगेगा, मतलब बढ़ जाएगा। इतना अंदर जाएगा तो इस पर इफ़ेक्टिव फोर्स थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा, इतना अंदर जाएगा तो इस पर इफ़ेक्टिव फोर्स थोड़ा और बढ़ेगा। पर अब इसके बाद ये जितना भी नीचे जाए इस पर इफ़ेक्टिव फोर्स उतना ही लगेगा, बट इफ़ेक्टिव फोर्स उतना ही लगेगा, लेकिन अपथ्रस्ट इस पर बढ़ता जाएगा, बाइंड फोर्स इस पर बढ़ता जाएगा। Why heavy objects seem lighter in fluid? अभी हम लोगों ने पढ़ा
हैवी ऑब्जेक्ट लाइटर फ्लूइड में क्यों फील होता है, क्योंकि उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको बायंट फोर्स बोलते हैं या फिर अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, जो कि इसके उसके ऑब्जेक्ट के वेट को कम कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में लग करके। एज मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड द अपथ्रस्ट बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इंक्रीजेज। यही कह रहा है कि जैसे ही आप इसको डाउनवर्ड लेते जाइएगा और डीप लेते जाइएगा, इस पर बायंट फोर्स जो है बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे डीप जाइएगा उस तरफ फोर्स बढ़ता रहेगा। देखिए उसी बात को यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया है। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, इस पर अभी इस मेटल के सिलेंडर का वेट 150 ग्राम दिखा रहा है। आप इसको थोड़ा सा मर्ज किए पानी में, इतना पोर्शन को पानी में मर्ज किए तो इसका वेट देखिए 10 ग्राम से कम हो गया, 40 ग्राम हो गया। थोड़ा सा और ज़्यादा इस ऑब्जेक्ट को मर्ज किए तो 10 ग्राम और वेट कम हो गया, 130 हो गया। इसको फुल्ली मर्ज कर दिए तो 120 ग्राम नेट वेट हो गया। इसको इससे ज़्यादा अगर आप इसको यहाँ पे भी लेते आइएगा तो भी इसका वेट अब 120 ग्राम ही दिखाएगा, क्योंकि अपथ्रस्ट इस पे नेट अपथ्रस्ट अब कांस्टेंट हो गया है। The maximum loss in weight of an object take place when it is fully immersed in a liquid and this time buoyant force on body is also maximum। देखिए कह रहा है कि मैक्सिमम किसी भी बॉडी का मैक्सिमम वेट लॉस तब होता है जब ऑब्जेक्ट फुल्ली इमर्स्ड हो जाता है पानी में। यहाँ देखिए 10 ग्राम ही इस केस में वेट लॉस हुआ है, यहाँ पे भी 10 ग्राम ही हुआ है, यहाँ पे भी 10 ग्राम ही हुआ है। अब इसके बाद वेट लॉस इसका नहीं होगा, मतलब 120 ग्राम इसका पानी में कहीं भी इसको आप ले जाइए 120 ग्राम ही रहेगा। इसका मतलब जितना वेट लॉस होना था हो चुका है, अब वेट लॉस नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट जब फुल्ली इमर्स्ड हो जाता है वाटर के अंदर तो उस पर फर्दर वेट लॉस होना बंद हो जाता है। तो सेम बात यहाँ पे कह रहा है, व्हेन इट इज़ फुल्ली इमर्स्ड वेट लॉस मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम वेट लॉस हो जाता है। एंड दिस टाइम बायंट फोर्स, और इस पर जो बायंट फोर्स लगते रहता है वो भी मैक्सिमम होता है। नेट बायंट फोर्स उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग बायंट फोर्स। तो कौन सा फैक्टर है जो बायंट फोर्स को अफेक्ट करता है? देखिए बायंट फोर्स डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स इन द लिक्विड। तो एंड सेकेंड है, मतलब बायंट फोर्स जो है 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो पानी में डूबा हुआ है या फिर किसी लिक्विड में इमर्स्ड है उस पर कितना बायंट फोर्स लगेगा, ये 2 बात पे डिपेंड करता है। पहला तो कि इस बॉडी का वॉल्यूम कितना है, और दूसरा डिपेंड करता है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है। जिस लिक्विड में हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को डाले हुए हैं, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है। सपोज कीजिए कि वाटर है तो वाटर का डेंसिटी होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या फिर सपोज कीजिए ये लिक्विड मरकरी है तो मरकरी का डेंसिटी होता है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना बायंट फोर्स लगेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी क्या है। अगर ये इसका डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो इस पे बायंट फोर्स कम लगेगा इसके मुकाबले। अगर बायंट डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बायंट फोर्स लगाएगा। एंड इस बॉडी पे बायंट फोर्स कितना लगेगा, इस बॉडी पे बायंट फोर्स कितना लगेगा ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है। अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो इस पे बायंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, और वॉल्यूम कम होगा तो इस पे बायंट फोर्स कम लगेगा। यहाँ पे 2 केस ले लीजिए, ये 2 कंटेनर है, इसके अंदर मान लीजिए कि वाटर है। आपने इस केस में फर्स्ट केस में एक ऑब्जेक्ट डाला है इतना बड़ा, मतलब इसका वॉल्यूम ए है, और इस कंटेनर में आपने ऑब्जेक्ट डाला है एक बी ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम ए से बड़ा है। वॉल्यूम ऑफ ए इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ बी, तो वी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इस केस में बी पे बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लगेगा ए के मुकाबले, ए पे कम लगेगा अपथ्रस्ट फोर्स। एज द वॉल्यूम of solid object immersed inside the liquid increases the upward buoyant force increases। वही बात है, जैसे ही
ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा लिक्विड के अंदर, उसी तरह बायंट फोर्स बढ़ता जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। देखिए ये 2 कंटेनर है, इसमें आप 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक आयरन लिए हुए हैं और एक में सपोज कीजिए वुड है, और दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो इस केस में जो बायंट फोर्स लगेगा, आयरन के ऊपर जो बायंट फोर्स लगेगा और वुड के ऊपर जो बायंट फोर्स लगेगा वो दोनों सेम होगा, क्योंकि बायंट फोर्स जो होता है सिर्फ ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ना कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट वेट बट इक्वल वॉल्यूम विल एक्सपीरियंस इक्वल अपवर्ड फोर्स। देखिए यहाँ पे आयरन और वुड दोनों का वॉल्यूम सेम लिए हैं, पर आयरन का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो आयरन का वेट तो यहाँ पे ज़्यादा हो ही जाएगा, वेट ऑफ आयरन बड़ा होगा वेट ऑफ वुड से। तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट पे, दोनों ऑब्जेक्ट पे जो बायंट फोर्स लगेगा वो सेम होगा। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का नेचर कुछ भी हो, वेट कुछ भी हो, दोनों पे बायंट फोर्स सेम लगेगा अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो। बायंट फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमने पढ़ा बायंट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लगता है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहला तो कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, एंड दूसरा जिस लिक्विड में ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया जा रहा है उस लिक्विड का डेंसिटी कितना है। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बायंट फोर्स ज़्यादा होगा, एंड लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगा, लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो भी बायंट फोर्स ज़्यादा होगा। एज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज द बायंट फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑल्सो इंक्रीजेज। It is easier to swim in sea water because sea water exert a greater buoyant force on the swimmer due to its higher density। देखिए सी वाटर में सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, सी का जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसके वजह से सी वाटर का डेंसिटी हाई हो जाता है। तो हाई डेंसिटी होने की वजह से सी वाटर buoyant फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करता है, इसीलिए स्विमर सी वाटर में इजीली स्विम कर लेता है फ्रेश वाटर के मुकाबले। फ्रेश वाटर का डेंसिटी सी वाटर से कम होता है। इवन अ हैवी आयरन ब्लॉक फ्लोट इन मरकरी ड्यू टू हायर डेंसिटी ऑफ मरकरी देन आयरन। देखिए आयरन का डेंसिटी ऑफ आयरन कम होता है, डेंसिटी ऑफ आयरन कम होता है डेंसिटी ऑफ मरकरी से। डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बट डेंसिटी ऑफ आयरन होता है, इसका वैल्यू होता है 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखिए डेंसिटी ऑफ मरकरी ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ आयरन कम है, तो आयरन को जब आप मरकरी के ऊपर रखिएगा तो आयरन फ्लोट करने लगेगा। बलून राइज इन एयर ड्यू टू बायंट फोर्स। बैलून भी देखिए हवा में ऊपर की ओर राइज करता है, क्योंकि एयर उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है। एयर भी एक फ्लूइड है, और फ्लूइड है तो ये भी एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा बाकी सारे फ्लूइड की तरफ। तो जब बलून पे जब अपथ्रस्ट फोर्स लगता है तो बलून अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करने लगता है। देखिए अगर ये सपोज कीजिए एक बकेट है, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, बिल्कुल ऊपर तक आपने पानी भर रखा है इसमें। अब अगर आप इसमें कोई अलग ऑब्जेक्ट डालिएगा, अगर इस बकेट में आप एक आयरन का टुकड़ा डालिएगा, आयरन का ब्लॉक डालिएगा, तो पानी इसमें से नीचे गिरने लगता है, चारों तरफ से पानी कुछ नीचे गिरने लगता है। तो ये जो पानी गिर रहा है ना, इसी को डिस्प्लेस्ड लिक्विड बोलते हैं। जितना पानी इससे बाहर निकल गया उस अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस्ड लिक्विड बोलेंगे। या फिर सपोज कीजिए ये एक बकेट है, इसमें
इस लेवल तक, इस हाइट तक पानी भरा हुआ है। अब आप इसमें एक आयरन के ब्लॉक को डालिएगा। यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपने एक आयरन ब्लॉक डाल दिया, तो ये पानी का लेवल थोड़ा सा राइज कर जाता है, ये पानी का हाइट इंक्रीज कर जाता है। तो अब सपोज कीजिए पानी का हाइट इतना आ गया, तो इतना वॉल्यूम जो वाटर का होगा ना, इसी को डिस्प्लेस्ड लिक्विड बोलते हैं। तो अब हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स गिव्स रिलेशन बिटवीन द बाइंड फोर्स एंड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बाइंड फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है लिक्विड में, ये लिक्विड में ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो बाइंड फोर्स लगेगा, और इस ऑब्जेक्ट के वजह से इस लिक्विड का जो लेवल इंक्रीज किया है, जैसे यहाँ पे इंक्रीज लेवल कर गया था, यहाँ से इस हाइट तक चला गया था, तो इस केस में जो अब थ्रस्ट इस पे लग रहा है, जो बाइंड फोर्स लग रहा है, और जो लेवल में इंक्रीज किया है, लिक्विड के लेवल में जो इंक्रीज हुआ है, या फिर अगर मान लीजिए कुछ अगर बाहर लिक्विड गिर गया है, तो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो दोनों के बीच में रिलेशन बताता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मतलब ऑब्जेक्ट पे कितना अब थ्रस्ट लग रहा है और उस ऑब्जेक्ट के वजह से कितना वॉल्यूम वाटर का या फिर लिक्विड का बाहर गिर गया या फिर कितना लेवल राइज कर गया, उसके बीच में रिलेशन बताता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। When an object is wholly or partially immersed in liquid, it experiences a buoyant force। जब किसी ऑब्जेक्ट को होली या पार्शियली मतलब आधा या फिर आधा से कम या आधा से ज़्यादा, मतलब पूरा नहीं, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को होली या पार्शियली इमर्ज करते हैं किसी लिक्विड में, तो उस पर एक बाइंड फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, एंड ये फोर्स इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स ऑब्जेक्ट। इस लिक्विड में इस ऑब्जेक्ट को आप इमर्ज किए, तो इसके वजह से कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर होगा इस पे जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। इस ऑब्जेक्ट पे जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, ये अपथ्रस्ट जो लगेगा वो इक्वल होगा जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड ये वुडन ब्लॉक यहाँ से बाहर निकाल देगा, जो अमाउंट ऑफ लिक्विड ये डिस्प्लेस कर देगा। देखिए यहाँ पे बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आपने लिक्विड के अंदर डाला, वो लिक्विड का कितना अमाउंट डिस्प्लेस करा दिया, वो इक्वल होगा बाइंड फोर्स का जो उस पे लग रहा होगा। ये लिक्विड है, इसमें आप एक ऑब्जेक्ट डाल दिए, तो ये ऑब्जेक्ट अब वाटर का लेवल या फिर लिक्विड का लेवल राइज करा देगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा, इसका जो वेट होगा, मान लीजिए कि x है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वेट ये x हो गया, तो ये x इक्वल होगा कितना इस ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, लिक्विड कितना इस ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे कितना अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है उसके बराबर होगा। क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर इट डिस्प्लेस 5 किलोग्राम ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे किलोग्राम दिया हुआ है, बट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड, यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड का बात कर रहा है, मास ऑफ लिक्विड का बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे 5 किलोग्राम दिया हुआ है, मतलब ये मास दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर इट डिस्प्लेस 5 किलोग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो इस पे बाइंड फोर्स जो होगा, ये बाइंड फोर्स इक्वल होगा वेट ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का वेट कितना होगा, वेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास है 5, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ले लीजिए, या फिर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 न्यूटन। फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन हम लोग रियल लाइफ में करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टांस।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज हम लोग रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, और फिर रिलेटिव डेंसिटी से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हेल्प से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, और डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग को पता है। तो जब ये दोनों पता चल जाता है तो डेंसिटी ऑफ सबस्टांस हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर लेते हैं, ईजिली और एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का यूज होता है लिक्विड का डेंसिटी मेजर करने के लिए। तो हाइड्रोमीटर का भी जो डिजाइन होता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होता है। तो आप लोग बस याद कर लीजिए सारा पॉइंट कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम लोग रिलेटिव डेंसिटी डिटरमाइन करने में यूज़ करते हैं, या फिर हाइड्रोमीटर को डिजाइन करने में यूज़ करते हैं, या फिर लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क बताता है कि दूध कितना प्योर है, कितना उसमें पानी डाला हुआ है या फिर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला हुआ है, ये बताता है लैक्टोमीटर। तो ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होता है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज हम लोग शिप और सबमरीन को डिजाइन करने में यूज करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम लोग को पता चलता है कि शिप का डिज़ाइन किस तरह दे कि वो फ्लोट करे, और सबमरीन में किस तरह डिज़ाइन करें, सबमरीन को किस तरह डिज़ाइन करें कि जब हम लोग चाहें इसको सरफेस से बाहर ला सकें समुद्र में, या फिर जब चाहें इसको समुद्र के अंदर ले जा सकें। नेक्स्ट है व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड। एक लिक्विड में ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट कर जाता है या फिर उसमें डूब जाता है। सिंक करना मतलब डूब जाना होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन अ लिक्विड देन टू फोर्स एक्ट ऑन इट। जब भी आप किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, इसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो इस पर दो फोर्स लगता है। एक तो इस ऑब्जेक्ट का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और दूसरा इस पर बाइंड फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट डाउनवर्ड एंड बाइंड फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, इस पर दो फोर्स लगता है। अब देखिए इस केस में, देखिए इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इस पर बाइंड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे तीन केस पॉसिबल हो सकता है। हम देखिए हेयर बोथ फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। वेट नीचे लग रहा है, बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में तीन केस पॉसिबल होता है। पहला केस होता है बाइंड फोर्स ज़्यादा हो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कम हो और बाइंड फोर्स ये ज़्यादा हो। तो देखिए जब नीचे से फोर्स ज़्यादा लगेगा और ऊपर से फोर्स कम लगेगा तो ये फोर्स ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश कर देगा। ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट ऊपर सरफेस पे चला आएगा और यहाँ पे फ्लोट करने लगेगा। सरफेस पे आकर के ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा जब बायंट फोर्स, नीचे से जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट के वेट से। सेकेंड केस बनता है अगर बायंट फोर्स इक्वल होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो जब ये फोर्स डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स अगर इक्वल होगा तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो मतलब ये फोर्स बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, और जब किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लगता है तो उस ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट जहाँ पे रहेगा वहीं पे फ्लोट करने लगेगा। ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन लिक्विड। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे इसका वेट और बायंट फोर्स अगर इक्वल हो गया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही फ्लोट करने लगेगा। थर्ड सिनेरियो बनता है बायंट फोर्स लेस देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो डाउनवर्ड जो फोर्स लगा रहा है, वेट जो लग रहा है, वेट क्या होता है? वेट हम लोग पढ़े थे कि जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ पुल करता है, मतलब वेट एक फोर्स होता है। तो इस पे मान लीजिए कि ये जो वेट जो लग रहा है बॉडी का वेट, यहाँ पे वुडन ब्लॉक जो है इसका वेट ज़्यादा है और इस पे जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो कम है। तो जब डाउनवर्ड फोर्स कम होगा और अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा नीचे की ओर डूब जाएगा। तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट विल सिंक इन लिक्विड। तो ये तीन केस था, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो ये तीन पॉसिबिलिटीज आती है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट किस कंडीशन में करता है। हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में ब्लॉक या ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करने लगेगा। ये फर्स्ट और सेकंड केस में ब्लॉक फ्लोट करने लगता है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल
बायंट फोर्स जो होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम लोगों ने देखा कि बायंट फोर्स जो होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे जो बायंट फोर्स लगता है, इस ऑब्जेक्ट पे जो बायंट फोर्स लग रहा है वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर है। कितना कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसके बराबर उस पर बायंट फोर्स लगता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। एंड फॉर फ्लोटेशन, फ्लोट करने के लिए क्या होना चाहिए, बायंट फोर्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होना चाहिए या फिर ज़्यादा होना चाहिए, बट कम से कम इसके बराबर तो होना ही चाहिए। तो पहला कंडीशन हो गया बायंट फोर्स वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है, और सेकेंड है बायंट फोर्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि ये A है और ये B है, A इक्वल टू B, यहाँ पे भी ये A हो जाएगा और ये C हो गया। तो अगर A इक्वल टू B है और A इक्वल टू C है तो B इक्वल टू C हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करा देगा तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करा देगा तो वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में फ्लोट करने लगेगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट है हाउ डज अ बोट और शिप फ्लोट इन वाटर। वाटर में बोट या शिप किस तरह फ्लोट करता है। अ बोट फ्लोट इन वाटर व्हेन द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बोट। सबमर्ज्ड पार्ट मतलब जो पार्ट इसका डूबा हुआ है पानी में। बोट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बोट, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट। मतलब ये जो पार्ट है वाटर बोट का, जो पार्ट पानी में डूबा हुआ है, ये पार्ट उतना पानी डिस्प्लेस करा देगा जितना इस बोट का वेट है। मतलब ये डूबा हुआ पार्ट के वजह से अगर इस बोट के वेट के इतना पानी डिस्प्लेस हो जाएगा तो ये बोट फ्लोट करने लगेगा। हम लोगों ने अभी ही पढ़ा कि जब वेट ऑफ बॉडी के बराबर ये बॉडी वाटर डिस्प्लेस करा देगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा। आपने देखा होगा, अगर आपने बोट देखा होगा, अगर बोट का वेट कम होता है तो ये पानी में कम डूबा रहता है, मतलब इसका कम लेवल पानी के अंदर डूबा होता है। जैसे जैसे इस पे आदमी आते जाता है, जितना ज़्यादा आदमी आता है उतना ज़्यादा ये बोट नीचे की तरफ डूबते चला जाता है, मतलब इसका वेट बढ़ते जाता है। और वेट बढ़ने की वजह से ये नीचे की ओर डूबा जाता है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर जाता है उस पर अपथ्रस्ट भी बढ़ने लगता है। तो अभी मान लीजिए कि इस पर 4 आदमी है, इसके ऊपर मान लीजिए कि 4 मैन है, अभी 4 मैन बैठा हुआ है और ये इतना पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो इस वक्त जो इस पर फोर्स होगा, इसका जो डाउनवर्ड जो फोर्स होगा, इसका जो वेट होगा बायंट फोर्स के बराबर होगा और ये फ्लोट करता रहेगा। पर मान लीजिए कि इस पर 4 आदमी और ऐड हो गया, मतलब टोटल 8 मैन हो गया। तो इस केस में क्या होगा, वेट इसका इंक्रीज करेगा तो ये थोड़ा सा और डाउन जाएगा, मतलब इतना पार्ट इसका सबमर्ज करेगा। सपोज कीजिए कि इतना पार्ट इसका सबमर्ज किया, और इतना सबमर्ज करते करते क्या होगा, अभी मान लीजिए कि इस पर जो भी अपथ्रस्ट लग रहा था एफ, तो जैसे ये धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा इस पर अपथ्रस्ट और बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा। तो मान लीजिए कि 2F आया, तो यहाँ पे 2F आया, और मान लीजिए कि ये 4 आदमी के बढ़ने से जो 8 मैन हो गया, ये सब 8 मैन का और बोट का टोटल नीचे फोर्स लग रहा था 2F। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे भी 2F और 2F बराबर हो गया। तो इस केस में भी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हो गया। तो इस केस में भी फिर बोट थोड़ा सा सिंक करेगा, यहाँ से यहाँ तक सिंक करेगा और फिर फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जो बोट का वेट था उसको बायंट फोर्स बैलेंस कर लिया है। पर जैसे ही आप इस पे नंबर ऑफ मैन बढ़ाते जाइएगा, आदमी का नंबर जैसे ही बढ़ाते जाइएगा, बोट धीरे धीरे ज़्यादा सिंक करना स्टार्ट कर जाएगा और वाटर उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही ज़्यादा इस पर अपथ्रस्ट लगता जाएगा और इस बोट को बैलेंस करता रहेगा और इसको फ्लोट कराते रहेगा। पर एक समय ऐसा आएगा
कि यहाँ तक वो बोट सबमर्ज्ड हो जाएगा, यहाँ तक पानी हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप आदमी का नंबर इस पर बढ़ाइएगा तो ये बोट अब सिंक कर जाएगा, क्योंकि अब ये इससे ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता। बोट ऑलरेडी यहाँ तक डूबा हुआ है, इससे ज़्यादा इसका वॉल्यूम अब वाटर को डिस्प्लेस कर, ये बोट का वॉल्यूम ऑलरेडी पूरा वाटर के अंदर सबमर्ज हो चुका है। अब ये इससे ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस नहीं करा सकता, और जब इससे ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस नहीं करा सकता तो इस पर अपथ्रस्ट भी इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। तो अपथ्रस्ट अब फिक्स हो चुका है कि एफ ही लगेगा, और इस पर आप आदमी का नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे ही आदमी का नंबर बढ़ने की वजह से इस एफ तक पहुंचेगा तब तक ये यहाँ तक डूबा हुआ रहेगा, और जैसे ही ये फोर्स आप बढ़ाइएगा वैसे ही ये फोर्स कम हो जाएगा, मतलब अपथ्रस्ट कम हो जाएगा और डाउनवर्ड वेट इस पर ज़्यादा लगता रहेगा, और ऐसे कंडीशन में फिर बोट सिंक कर जाएगा और ये नाव जो है डूब जाएगा। सेम केस शिप के साथ भी होता है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, मास कम रहेगा, तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, मास कम रहेगा, तो डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट का कम हो जाएगा। और किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होता है, मान लीजिए कि ये कोई लिक्विड है, लिक्विड का डेंसिटी डी है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी स्मॉल डी है। तो अगर ये लिक्विड का डेंसिटी डी ज़्यादा रहेगा इस ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से, तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, देखिए आइस वाटर में फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होगा लिक्विड से, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा। या फिर अगर लिक्विड का डेंसिटी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी के बराबर होगा, अगर लिक्विड का डेंसिटी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी के बराबर होगा, इस केस में भी लिक्विड इसमें फ्लोट करता रहेगा। पर जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा और लिक्विड का डेंसिटी कम होगा, तो ऑब्जेक्ट लिक्विड में सिंक कर जाएगा। जब डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ज़्यादा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन डेट ऑफ लिक्विड। लिक्विड से अगर डेंसिटी कम है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। एन ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो फ्लोट इफ डेंसिटी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, इस केस में भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। बट जैसे ही ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट विल सिंक इन लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज मोर देन लिक्विड। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा हुआ है लिक्विड के डेंसिटी से, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एस चांद बुक से कुछ 40-50 क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो कर लेंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 40-50 क्वेश्चन और कर लेंगे। अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ है तो वीडियो को वापस से देखिए, उसके बाद भी दिक्कत हो तो फिर कमेंट में पूछिए। एंड इस चैप्टर का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।